जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, मम्मा लड़की सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। अब जैसे भी यह देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं मम्मा ऐसा गजब न करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते लौटा चुकी हूँ। सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में तो वह ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो यह लड़की सुंदर न हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जिठानी तो अभी से कह रही है कि देखे कौन सी अप्सरा आएगी। उनकी भतीजे के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज कर दिया है ना। यहाँ भी तो वही हाल है। मैंने कहा, लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसे का मुंह देखकर ही यहाँ की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर में आए। एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए ही रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज रोज तो इतनी महंगी साड़ी कोई खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसीलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिएगा, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अनु आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर उम्र वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर यह मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसट की चली आऊंगी। भविष्य में बाकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा। आखिर हमारी भी तो कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं, आपके प्रेस्टीज का तो ख्याल हमें सबसे पहले रखना है। हमारे वकील तो आप ही हैं। जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा और डायरी निकालते हुए बोला, लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुपमा या कि पौराणिक अंशिया। गलत। लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है। श्रीमान जी, मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह, व्हाट ए लवली नेम। बस, हाय जीजा जी, आप कभी नवली नहीं तो कहते, वाह जैसा आप हैं वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ, सच बात कहता हूँ जो अक्सर कड़वी होती है। कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतनी ही सुंदर होती जैसा कि आपका नाम। हाँ ठीक तो है, अब तो आपकी नजरों में बस एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने अपने होठ भींच लिए, पलकों के किनारे भीग गई। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊ जी तो कह रहे थे एक ही साली है आपकी और 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ वानगी पेश की थी और आपके छक्के छुट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठाकर हंस पड़े। अनु भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए। और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी है मैंने, पर उनके अधमूहे होठों से नक पलकों से हंसी की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निवाह कैसे हो सकेगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से यह शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में भूली जा रही हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दुधमुहा बच्चा ही समझती हो। वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घुमा करता है। होटलों में सिर्फ एक बार गया था जी,
तभी तो। एक बार या 100 बार उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ की लड़कियां अरे गहरे के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और फिर बात दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा है, यही लगा है कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मीय संबंध स्थापित कर लेती, पर वह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी तो जया भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है। पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छीट खरीदी हो। मैंने डिब्बा खोल कर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशम जड़ी की बीटियों से झिलमिल कर रही थी। उसे पसंद नहीं आई? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे मुंह खोलकर कुछ कहे तब तो। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही, हाथ लगाना तो दूर, एक बार आंख उठाकर देखा भी नहीं। वह तो यह सिलवी थी साथ में, तो ठीक रहा, उसी की मदद से चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं है, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावनात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ न कहे कोई तो आंख से ही तो कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रह जाता। वह तो इतनी आहत होकर लौटी है कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे यही तो डर लगता है रे, मैंने कहा। अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मम्मा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात ने मुझे सचमुच चौंका दिया। सोचा ये ठीक ही कहते हैं, जीतू यूं ही मेरे सामने नाटक करता होगा, मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। खुश भी हो, मन से एक बोझ तो उतर ही गया। परडे कहानी का बाकी का भाग अगले वीडियो में देखिए। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।